हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये लड़की नजर नहीं आता क्या? हॉर्न सुनाई नहीं देता? पहली गाड़ी का वो दियो हैकल गौर तेज से उस पर चीहा था। क्या मसला हो गया है रोमान? उसने आगे बैठे हुए अपने मैनेजर से पूछा। इस वक्त वो दूसरे शहर में होने वाली नई मीटिंग में जा रहा था जो नए वजीर आजम के चुनाव के लिए रखे गए थे। सर, कोई बच्ची है शायद, स्कूटी पर आगे आ गई है, मैं देखता हूँ। उसका मैनेजर भी बाहर निकला तो देखा कि वो बच्ची बहस कर रही थी। सर, क्या आपके साथ कोई एक्टर है, कोई स्टार? जल्दी बताएं मुझे। उसने इतनी गाड़ियां और गार्ड्स से यही आहज किया था। वो ब्राग तो नहीं है? प्यार लफ्जों में कहाँ वाला? उसने चमकती हुई आंखों से इस्तफसार किया। ए बच्ची, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा अपने काम पर निकलो। ओहो, ये इतना एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ब्राग तुम खुद ही हो। उसने आंखें पटपटाते हुए कहा था। दूसरे शख्स को आता देखकर जो दरमियान की गाड़ी से उतरा था अब उन्हीं की तरफ आ रहा था। सर, आप शक्ल से थोड़े समझदार लगते हैं, उनको समझाएं, बच्ची से ऐसे बात नहीं की जाती। उसने उस मैनेजर को देखते हुए कहा। क्या माजरा है? कौन है ये लड़की? उस मैनेजर ने आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा था। सर, ये बच्ची रास्ते में आ गई है और फजूल गुफ्तगू कर रही है। गार्ड्स ने इस छोटी सी लड़की को घूरते हुए कहा। बच्ची, अपने घर जाओ और ये रास्ता आइंदा से इस्तेमाल ना करना। वो कहता हुआ पलटने लगा था। एक मिनट सर, बस मुझे ये बताएं कि कौन है आप लोग? क्या आपके साथ कोई स्टार है? वो आंखें बटबटाते हुए बोली। तुम्हारा नाम क्या है? उस मैनेजर ने इस सबस आंखों वाली बच्ची को आपकी बात दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। क्यों बताऊं? पहले मेरी बात का जवाब दो। जल्दी बताओ भाई, दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी और आपा जान तो सजा भी देंगी देर से आने पर। कोई नहीं है साथ, तुम अपने घर पर जाओ, रोमान बेजारी से बोला। वो देखो, वहां से धुआं उठ रहा है। उसने उंगली की इशारा किया तो सबकी नजरों उसके हाथ के इशारे की सिमत देखा और वापस उसकी तरफ देखा जो भाग रही थी पीछे उड़ी की गाड़ियों की तरफ। मैनेजर ने गार्ड को इशारा किया तो उसने इस भागती बच्ची का इशारा बांधा। वो लड़की उनके काबे हलल डाल रही थी। अगर इस वक्त उनका बास अपनी जगह पर ना पहुंचा तो वो सब ऊपर पहुंच जाते। उससे पहले कि वो ट्रैकर दबाता, छठी गाड़ी का दरवाजा खुला था और वो आंखों पर चश्मा रखता हुआ बारी बूटों को जमीन पर रखता बाहर निकला। इस बच्ची को देखा जिसके पास भागती हुई आई थी और फिर यकदम थम गए। क्या आप किसी मूवी में आते हैं अंकल? उसकी रोबदार शख्सियत को देखते हुए उसने बहालत से पूछा, जिसने इस लड़की के पीछे गार्ड को निशाना रहते हुए दाएं हाथ बाएं की दो उंगलियां उठाई और उसे गार्ड नीचे करने को कहा। अंदर बैठो सब अभी। उस अपनी गाड़ी के गार्ड को कहा और उस गार्ड को लगाते हुए उस बच्ची को देखा था जो चमकती निगाहों से उसको देख रहे थे। आइंदा इस तरह पर मुझे नजर बताना, घर जाओ। वह गंभीर आवाज पे थोड़ा सा उसकी तरफ झुकता हुआ बोला। और आप मेरे क्या लगते हैं जो आपकी बात मान लो? वो दोनों हाथ कमर पर रखते हुए आंखें छोटी करके बोले। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उसने चश्मा आंखों से हटाते हुए पूछा। हम्म, इसलिए तो पूछ रही हूँ। उसको स्टार्ट है तो फटाफट यहाँ पर ऑटोग्राफ दे, मैं स्टीफी को जलाऊंगी। उसने भी मुझे बराग से मिलने के बाद चलाया था। वो नीचे बैठते हुए बैग से कापी पेन निकालने लगे। उठो लड़की और निकलो यहाँ से। वो दारा तो उसकी आंखों में आंसू बढ़ते हुए खड़ी होकर उसको देखा। तुम हाँ, आज का तुम्हारा सारा काम खराब हो जाएगा, देखना। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मगरूर ब्लैक मैन तुम। पहला आंसू उसके घर पर बैठ गया था। एक दिन देखना, तुम आवी का ऑटोग्राफ लेने के लिए आओगे और आवी तुम्हें ऐसे ही कहेगी। वो गाल रखते हुए सिक्योरिटी उठाती हुई मुड़ी और फिर बिना उसे देखे भी आगे निकल गए। उसने हनकोरा बड़ा और गाड़ी में बैठा जैसे नहायत ही कीमती वक्त बर्बाद हुआ हो। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। जान को बोलो कि अगली बार गल संभाल कर रखे, मेरी इजाजत के बगैर तुम साले कीड़ा नहीं मार सकते। लड़की पर गन उठाने की हिम्मत क्यों की? वो बोला नहीं था, दारा था। और यह बस सब गाड़ी में मौजूद गार्ड्स को पहुंच गए थे जो आपस में राब्ते में थे। वो पहुंच गया था मीटिंग में। उसने अपनी मर्जी का चुनाव किया था और अब क्रोफा से चलता हुआ बाहर निकला था जब उसका फोन बजने लगा था। उसने मैनेजर को उठाने का कहा। बांग्लादेश में पहुंचने वाला माल ट्रक के साथ ही जुल्स गया है। जिसे जो खबर मिली थी तबाह कुन थी। उस ट्रक ड्राइवर की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लो। उसकी नस्लें तो तबाह ऐसी होंगी जिसे शक होगा अपनी पहचान पर भी। यहाँ वो बोलता घर में बैठ गया था और आंखें बंद करके खोली। आज तुम्हारा सारा काम खराब होगा। उस लड़की की आंसू भरी आवाज दोबारा उसके कान में गूंजी तो उसने फौरन आंखें वाकी और तंजिया मुस्कुराया। वो पहली लड़की थी जिसकी बददुआ उसे लग गई थी। गुड जॉब लड़की, जल्द मुलाकात होगी तुमसे। उस बददुआ का बदला सूस में तुमसे लूंगा और ये काम मैं खुद साथी तौर पर तुमसे मिलकर करूंगा। वो घर पहुंच चुकी थी लेकिन उसके गाल सूरे हो रहे थे। जब भी वो रोती थी उसके गाल सूरे पड़ जाते थे क्योंकि वह आंसू को साफ करने के लिए चेहरा रगड़ डालते थे। आवी मेरी जान, दादी जान ने अपनी बाहें वार की थी तो उसमें समा गए थे। उन्होंने उसका मुंह चूम लिया था। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? अपनी आपा जान को बताओ उसका नाम। इस घर में सब उसके लिए बेहद दर्जा एहसास थे। नहीं, एक ब्लैक मेल ने मुझे डांटा। लेकिन दादी देखना, एक दिन मैं भी उसको डांटूंगी। वो रोना बंद करके उन्हें सारी रवादार सुनाने लगे। आवी मेरी जान, तुम्हारी आपा जान ने कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करोगी? अच्छा ना दादी, अब आप आपा को मत बताना नहीं तो वो नाराज होंगी। अच्छा मेरी जान, नहीं बताती। उसको फिर से मुंह चूमते हुए कहा तो वह खिलखिलाए। उसकी इस खिलखिलाहट से तो गूंजता था यह घर।
चलो अब खाना खाओ और कपड़े बदल कर सो जाओ, सुबह तुम्हारी पार्टी है ना स्कूल में। हम क्या? मेरा फ्रॉक आ क्या? बिल्कुल। तुम्हारी अप्पा जान ने तुम्हारे कमरे में रख दिया। वो मीटिंग पर गई है, कह रही थी कि मेरी आवी की अच्छी सी तस्वीरें मुझे भेजना, लेकर मैं देख कर आती हूँ। वो अपना फ्रॉक देखने के लिए बाकी थी। वो 16 साल लड़की नहीं बच्ची थी जिसे घर वालों ने बड़ा होने नहीं दिया था। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से छलकती थी। वो सुबह अपना सूरा फ्रॉक पहनती एकदम तैयार थी। उसकी दादी उसकी न जाने कितने सदके उतार चुकी थी। उसकी तस्वीरें उसके अप्पा जान को भी भेज दी थी। आज तुम्हें ड्राइवर छोड़ेगा मेरा बच्चा। उसे मोए फ्राक के साथ कहाँ स्कूटी पर जाती फिरोगी। ओके दादी। वो आज खुश थी क्योंकि यह फ्राक उसके आपा जान ने हासी मिनटों के बाद दिलाया था। वजह उसकी कीमत नहीं, उसकी बोल्डनेस थी। वो घुटनों तक आती हुई फ्राक थी जिसके बाजू ना थी और गला डीप था। उसके आपा जान ने उसे नीचे मैचिंग लेगिस और गला को सही करवा कर दिया था। आस्तीन ने अब बिना थी। अब वो ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गए थे। आज वो अपना केस मुकम्मल करता वापस आया था। अपना कुछ वक्त वो घर वालों को देना चाहता था कि वो एक मुकाम वो पा चुका था। दादी से हमेशा वक्त ना देने का शिकवा करती थी। वो घर आ गया था, सब मौजूद थे। दादी ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा। अभी वैसे चिपके बैठी थी, लेकिन वो जिसका वजूद देखना चाहता था वो सुबह से शाम हो गई थी लेकिन मौजूद नहीं था वहां। दादी माँ कहाँ है? अपने दोस्त के साथ। दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे आलियान और कौन? कल वो पाकिस्तान वापस जा रहा है ना। तो बहुत उदास थी वो, वहीं पर बैठा रहा। वो दोस्त बना चुकी है, उसे कुछ पता भी नहीं था वो कितना कुछ फरमोश कर बैठा था। वो शायद इस दोस्त से मिलता, लेकिन अब जब वो जा रहा था तो कोई खास बात ना थी। वो जो बेहद उदास थी, आलिया के जाने पर घर आ गई। उसकी वकालत की डिग्री मुकम्मल हो गई थी और आलिया के भी, इसलिए वो वापस अपने वालिद के पास पाकिस्तान जा रहा था। वो अंदर दाल हुई तो खामोश थी। दादी और आबिद सो चुके थे। दादी आलिया को बचपन से जानती थी, इसलिए इस पर भरोसा करते थे। वो किचन में बैठकर चाय बनाने लगी जब पीछे से उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जुरेज को देते हुए उसकी आंखें चमकी। वो हसीन मर्द अब 16-17 साल लड़का नहीं, 25 साल का भरपूर मर्द था। माँ उसे 2 साल छोटी थी। 23 की होगी वो। उठो, मिलोगी नहीं मुझसे? उसे ऐसे बैठा देखा सुरेश ने कहा तो वो खड़ी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे सुन हो गए थे वो शख्स अपनी बाहों में बढ़ चुका था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माँ। वो महीनों बाद घर चक्कर लगाया करता था। हॉस्टल में रहता था क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी घर से काफी दूर थी। वो अपनी जहानत के बिलबोते पर आगे बढ़ रहा था। डिग्री के दौरान ही उसका उठना बैठना वकीलों में था। वो अपनी माँ की वफात के बाद वो अकेली हो गई थी। जुरेज अजमेर आने की तैयारी में था। वहां का सारा काम देख रहा था, सब बेचने वाला था। दादी आबी के साथ मसरूफ होती थी। वो कई लम्हे अपनी माँ को याद करते रोती रही और फिर उसकी मुलाकात आलियान से हुई। आलियान वही लड़का था जिसने उसको दिखा दिया था और बदले में जुरेद उसका सर फाड़ कर आया था। लेकिन वो दोस्ती कर चुका था। माँ का सारा वक्त उसके साथ गुजरने लगा था। वहां से जमीन आते ही उसे आलिया को फोन पर फोन कर डाले थे। वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई यहाँ से मुकम्मल करे उसके साथ। और फिर आलिया ने दिल की बात सुनते अपने माँ बाप को मनाया और यहाँ आ गया और फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। माँ अपनी हर बात उससे मनवाती थी, सब कुछ। वो कैसे महसूस कर रही थी, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, सब। उसका बेहतरीन दोस्त था। वो जा रहा था लेकिन उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा। ये वादा पूरा होता या नहीं ये तो वक्त ही बताने वाला था। माँ हिचकिचाते हुए उससे दूर हुई। तुम कब आए? मेरा आना अच्छा नहीं लगा, उसने गहरी नजर से देखते हुए बोला। नहीं, तुम्हारा घर है, तुम आ सकती हो। वो हल्की से मुस्कुराहट से बोले। जुरेज को वो कुछ बदली हुई सी लगी थी। ऐसी तो ना हुआ करती थी वो क्यों ये भूल गया था कि इन सालों में बहुत कम बार बात की थी उसने जुरेज से फोन पर। लेकिन जुरेज ने खास ध्यान नहीं दिया था। वो तो बस जिंदगी के किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता था तो फिर उसे पाने के लिए वो वापस आता। उसकी मोहब्बत हर दिन के साथ बढ़ती ही थी और उसे फोन पर बातें ना करती थी जिसे उसकी झिझक समझता था, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर ना दिया था। वो उससे एक ही रोज मिलना चाहता था, लेकिन हाँ, गुजरते दिन के साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा ही हुआ था। उसे पाने की तरफ पड़े थे, लेकिन अपनी मोहब्बत को पाकर ही अपना ना चाहता था। जानता था कि वो नशे की तरह है, जो लगी तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आज वो कामयाब होता हुआ अपना मकसद पूरा करता हुआ अपनी अमानत लेने वापस आया था। लेकिन महालक वजूद तो उस अमानत को भूल बैठा था, जहाँ शायद जहाँ कर भी उसे याद नहीं करना चाहता था। तुम्हें कैसा लगा मेरा आना, ये बताओ? जुरेस ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, उसने झिझकते हुए कहा। जुरेस कई लम्बे से देता रहा और फिर झुकता हुआ उसके माथे पर लापरवाह वहां से चला गया। वो जल्द से जल्द दादी से रुश्ती की बात करना चाहता था। अब तो माँ की डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी थी। वो कई लम्हे वहीं पर खड़ी रही। उसे ये लम्स बहुत ही नागवार गुजरा था, लेकिन नजरअंदाज करती हुई आलिया का फोन नंबर मिलाने लगे। वो कमरे में चला गया और कई लम्हे सोचता रहा। इन आंखों में उसे देखकर कोई खुशी की नमक नहीं थी, सिर्फ अजनबियत थी जो उसे ग्रां गुजरे थे। वो काली दादी से बात करने का फैसला करता आंखें मौत गया था। वो आलिया से बात करने में मसरूफ थे। पहुंच गए और मुझे बताया भी नहीं है, वो शिफा करने के अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराया। अभी तो पहुंचा हूँ डार्लिंग, कैसे बताता, बस सबसे मिलने के बाद फोन करने वाला था। उसकी आवाज आई। अच्छा बताओ, उदास क्यों हो? जार वापस आ चुका है। कौन? वो तुम्हारा कजन। उसे अच्छे से याद था सुरेश दुराबर, और कैसे भूलता वो उसे। लेकिन फिर
भी पूछ बैठा। हाँ, अच्छी बात है। मैंने सुना है अजमेर के नामवर वकीलों की फहरिस्त में आ गया है वो। हाँ, उसने बहुत ही मेहनत की है, इतने साल लगाए हैं, वो ये सब डिजर्व करता है। वो बोली, तुमने इस चीज को डिस्कस करने के लिए फोन किया है मुझे, तो मैं रख रहा हूँ, आलिया ने कहते हुए फोन काट दिया। वो हैरानी से फोन को देखने लगी, उसने तो सिर्फ उसकी बात का जवाब दिया था। शायद उसे मेरा जुरेज की तारीफ करना नहीं पसंद आया। यू जेलस मैन। वो मुस्कुराई और उसे व्हाट्सएप पर सॉरी के मैसेज लिखने लगे, क्योंकि आलिया ने उसे अपने अलावा किसी दोस्त ना बनाने दिया था और उसके मुंह से किसी और की तारीफें वो सुनता था। लेकिन माँ ये ना समझ पाई कि ये सब जज्बात मोहब्बत में होते हैं, दोस्ती में नहीं। उसे दोस्ती समझती रही थी हमेशा से। वो अपने महर रिश्ते को फरमोश करते हुए क्या मैडम के साथ सुकून ढूंढ रही थी, जो कि नामुमकिन था। कहा जाता है कि मर्द वफा नहीं निभाते, लेकिन यहाँ तो जुरेज दुरावर उस सालों से वफा निभाता आया था। उसने जैसे किसी दूसरी लड़की से बात करना भी खुद पर हराम कर दिया था। वो यकीन रखता था मोहब्बत के रिश्ते पर। माई कमल उसकी बचपन की मोहब्बत थी, और जो मोहब्बतें कच्चे जहन में नस्ब हो जाए ना, उन्हें मौत के अलावा दिल से कोई नहीं निकाल सकता। सब ने उसकी बहुत ही तारीफ की थी कि वो गुलाबी हुई जा रही थी। स्टीफी, आज हम वापसी पर कप केक्स खरीदेंगे। नहीं अभी, वो दुकान काफी बड़ी है, वहां पर हम महंगे होंगे, हम किसी छोटी दुकान से ले लेंगे, और वहां पर रश भी तो बहुत होता है ना। आज मैं वहीं से खरीद लूंगी। जाया भाई भी मेरे लिए वहीं से लाते हैं। वो बजीर थी तो स्टीफी को मानना पड़ा। वो स्टीफी के साथ ही उसके स्कूटर पर आई थी। अब वो दोनों अंदर जाते हुए एक दूसरे को देख रही थी। वो जगह आम जगह ना थी, वो वहां की सबसे बड़ी और महंगी दुकान थी मीठे की। स्टीफी नहीं, लेकिन वो अफोर्ड कर सकती थी। आरुष का भाई नामवर वकील था, लेकिन उसके अब्बा जान उसे इतने पैसे देती ही कहाँ थी। उसे सारी चीजें खुद दिलाती थी। लेकिन पिछली बार जुरैर ने उसे चुपके से पैसे दिए थे। उसने बैग से अपना वॉलेट निकालकर पैसे निकाले और काउंटर की तरफ बढ़े। उसके 5 कप केक्स खरीदने थे। एक उसका, एक आपा जान का, एक दादी का, एक सुरेश का और एक स्टीफी का। उसकी दुनिया में बस इतने ही तो लोग थे। वो पैक करवाती हुई बिलिंग काउंटर पर पहुंची, अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए पैसे दिए उसे। हनी, इन पैसों में सिर्फ 3 ही आएंगे और ये 2 वापस करने पड़ेंगे अब तुम्हें, कैशियर ने उस अपनी मादी जुबान में बताया। नहीं आ जाएंगे, तुम दोबारा से चेक करो। वो बात जिद थी। नहीं आएंगे हनी, 2 वापस करने पड़ेंगे। उसने अपनी बात दोहराई और इसे हसीन लड़की को देखा जिसके गाल अब फूल गए थे। वो किसको छोड़ती, साबित तो जरूरी थे उसके लिए। अच्छा बुरे लड़के, तुम एक काम कर दो, एक के पैसे मैं कल दे जाऊंगी तुम्हें। उसने हल निकालते हुए कहा। अपना परत उसने निकालकर 4 रहने दिए थे। अपना उसने निकालकर बाकी 4 रहने दिए थे। यहाँ ये सब नहीं होता लड़की, वक्त जाया नहीं करो। मैनेजर ने आते हुए गुस्से में कहा था। तुम्हें पता है मेरी बहन का, वो तुम्हारा ये कप केक का पूरा सेक्शन मेरे कहने पर एक ही बार में खरीद सकती है। और आवाज ऐसा रखो। गार्ड, इस लड़की को निकालो। मैनेजर उसकी बातों को कितना ही समझा था। वो रोते हुए बाहर निकल आए थे। उसने सारे पैसे जिद में मांगने वाले को दे दिए थे। खुद उसकी आंखों से बल बल कर आंसू बह रहे थे। उसका कितना मन था कप केक्स खाने का। वो बाहर आते हुए अपने गाल रख रही थी। ऐसा करते हुए वो किसी की नजर में आ गए थे। ये जगह उसके अंडर ना थी, लेकिन उसे ये जगह काफी पसंद आई थी, क्योंकि ये बीच के पास थी। अगर वो ये बेकरी खरीद कर यहाँ गल्फ क्लब बना दे तो। उसने मुस्कुराते हुए शातराना अंदाज में इस जगह को देखा। इस जगह का मालिक कौन है, रोमान से पूछा गया। सर, कोई शहरी है, यानी कि आम इंसान। जी ठीक है, इस जगह की मुंह मांगी कीमत दो और खरीद लो इस जगह को। उससे हमें बहुत ही बड़ा बिजनेस मिलेगा। ओके सर, गाड़ी रोको। उसे सामने उसी दिन वाली लड़की को रोता देखकर गाड़ी रुकवाई। रोमान से ही देख रहा था। रुमान की आंखों में चमक उभरी। उसे वो सबस आंखों वाली लड़की उसी दिन पसंद आए थे। सर, मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं, उसने हिम्मत करते हुए पूछा। तो वॉलेट ने उसकी नजरों के ताक़ में देखा। जानते हो उसे? वॉलेट ने, ये वही है जो उस दिन गाड़ी के सामने आई, जाती तौर पर। वॉलेट ने सिगार सुलगाते उससे पूछा, जो बेचैन ही हुआ चला जा रहा था बाहर जाने के लिए। नहीं, उसे वॉलेट की आंखों में देखा जहां पर वार्निंग थी। वो संभला और सीधा होकर बैठा। अभी जाओ इस जगह के मालिक के पास, और काम घंटे में हो जाना चाहिए। आउट। वो चलाया तो रुमान भागकर गाड़ी से उतरा और महालिफ सिमत गुम हो गया। सर चले? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है? ड्राइवर झिझका। वार्डन ने आंखों पर चश्मा लगाया और गाड़ी का शीशा नीचे किया ताकि सुन सके कि वो लड़की क्या बात कर रही है। आवी, तुम नाराज ना हो, साहबाई को बोलना बुला देंगे। नहीं, उसने मुझे बाहर क्यों निकाला? क्या मैं झूठी हूँ जो उसे धोखा देती? मैंने कहा था ना कि एक के पैसे कल दे दूंगी। उसकी सुई वहीं पर अड़ी हुई थी। अब वो गाल रगड़ रही थी जो शुरू हो गए थे। सुरख फ्राक में वो छुई मुसी लड़की थी जिसका चमकता हुआ चेहरा, बूढ़े बाल, सबस आंखें और एक गाल में पड़ता हुआ गला किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो करता था। प्यारी, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक नौजवान मर्द ने उसे देते हुए ऑफर की। नहीं। उसे स्टीफी का हाथ पकड़ा, उस आदमी से आगे निकल गई तो वो आदमी भी कांधे उचकाता हुआ चला गया। अंदर जाओ, कब के इसके सारे हिसाब दौड़ उस लड़की की गाड़ी पर पहुंचा दो। उसने फोन कान से लगाते हुए अपने आदमी को हुक्म दिया। उसने ऐसा क्यों किया था? नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाता सामने के मरतबा उसने मुठिया बेची थी। वो लड़की किसी लड़के से टकराई थी, सिर्फ टकराई थी। उसने घोर
اس ہاتھ پر کیا تھا جس نے اس لڑکی کے سفید بازو پر غلاظت سے پھیرا تھا۔ اس کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ چھائی تھی۔ جس چیز پر میری نظر پڑ جائے اسے کوئی تب تک کوئی چھین نہیں سکتا جب تک وہ میری نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ چلاؤ گاڑی۔ اور پھر 10 سیکنڈ بعد اس ماحول میں گولی کی آواز گونجی تھی جو اس لڑکے کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ وائر کا نشانہ اپنے شکار پر نہ لگے یہ ممکن نہیں۔